गुड इवनिंग दोस्तों। ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं वर्ष 1942 के पश्चात राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या क्या हुआ था। आप देखोगे 1942 के पश्चात राष्ट्रीय घटनाक्रम कुछ इस तरह थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है 1943 में। आप देखोगे द्वितीय महायुद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज की स्थापना और उसकी गतिविधियाँ आज़ादी के संघर्ष की एक महत्वपूर्ण घटना थी। रास बिहारी बोस जो कि एक भारतीय क्रांतिकारी थे तथा कई वर्षों से जापान में रह रहे थे। इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रह रहे भारतीयों के सहयोग से इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। जापान ने ब्रिटिश फौज को पराजित कर दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग सभी देशों पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया। ठीक है, आगे देखेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश शासन से भारत को आज़ाद कराने के उद्देश्य से भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज बनाई। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश शासन से भारत को आज़ाद कराने के उद्देश्य से भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज बनाई। आज़ाद हिंद फौज के गठन में कैप्टन मोहन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो कि अंग्रेज़ों की भारतीय सेना के अफसर थे। आगे देखो कि इसी बीच वर्ष 1941 में सुभाष चंद्र बोस भारत से भाग निकलने में सफल हुए और वह भारत की आज़ादी के लिए कार्य करने हेतु जर्मनी पहुंच गए। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का नेतृत्व करने और आज़ाद हिंद फौज का पुनर्निर्माण करने तथा इसे कार्यक्षम बनाने के लिए बोस 2 जुलाई 1943 से सिंगापुर चले गए। आज़ाद हिंद फौज में उस समय 45,000 सैनिक थे। इसमें भारतीय बंदियों के अतिरिक्त वे भारतीय भी थे जो दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में बसे हुए थे। 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बना दिया। दक्षिण पूर्व एशिया का मतलब है, इधर आप देखोगे जापान, इंडोनेशिया, ठीक है, आप इनको क्या बोल सकते हो, सिंगापुर, ठीक। और इधर आप देख लो तो दक्षिण पूर्व एशिया में एक दिल्ली एक देश था, ठीक है। और सिंगापुर हो ही गया, इंडोनेशिया हो गया, और क्या था, मलेशिया, आई थिंक मलेशिया भी है। ऐसे कई सारे देश हैं। अब मैप में देखोगे दक्षिण पूर्व एशिया मतलब दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच में जो बनेगा एंगल, उसी दिशा में कंट्री होंगी ये सब। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे कि विभिन्न देशों में 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बना दिया था। 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बना दिया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस किस देश में अस्थायी सरकार का गठन किए थे, तो सिंगापुर में। 23 अक्टूबर 1943 को इस अस्थायी सरकार ने मित्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 31 दिसंबर 1943 को बोस अंडमान पहुंचे तथा अंडमान और निकोबार का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। अब इसमें से प्रश्न बताना, अभी जो अंडमान की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या किया गया है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, आपको इसमें बताना है कमेंट करके। जापान द्वारा प्रदत्त अंडमान निकोबार द्वीप को क्रमशः शहीद और स्वराज नाम देकर सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान को शहीद बोला, निकोबार को स्वराज नाम देकर सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को इन द्वीपों पर भारतीय ध्वज फहराया। 18 मार्च 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने भारत को आज़ादी कराने के उद्देश्य से वर्मा की सीमाओं को पार कर उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र नागालैंड में अपना डेरा डाल दिया था, जो लगभग 1 वर्ष तक चला। फौजी सेनाओं ने कोहिमा तक पहुंचकर तिरंगा फहरा दिया। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो के प्रसारण में गांधी जी के नाम एक विशेष प्रसारण में कहा कि भारत की स्वतंत्रता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद एवं कामना चाहते हैं। ठीक, इसी संबोधन में सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, सर्वप्रथम गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को। अब आप देखिए, जो त्रिपुरी संकट हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस जो है इन सब झगड़ों की वजह से त्यागपत्र दे दिए थे, लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस के मन में कितना गांधी जी के लिए प्रेम था, इस शब्द से देखिए आपको पता चलेगा कि भारत की स्वतंत्रता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद एवं कामना चाहते हैं। आगे देखिए, आज़ाद हिंद फौज का नारा था जय हिंद और दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा बोस ने मलेशिया में फौज को संबोधित करते हुए दिया था। कहाँ दिया था? मलेशिया में। 22 सितंबर 1944 को सुभाष ने शहीद दिवस मनाया। अब पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस ने शहीद दिवस कब मनाया, तो 22 सितंबर 1944 को। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की स्थिति दयनीय हो गई, अतः आज़ाद हिंद फौज को भी पीछे हटना पड़ा। सुभाष सिंगापुर से जापान की ओर चले गए। ताइपे हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया। आज़ाद हिंद फौज के अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया।
आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा नवंबर 1945 में ब्रिटिश सरकार द्वारा उन पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया, जिसमें 3 अभियुक्त थे। आप देखोगे मेजर शहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लों। इन पर चलाए गए मुकदमों से संपूर्ण देश में विद्रोह की भावना भड़क गई और ये तीनों देश के विभिन्न संप्रदायों की सांकेतिक एकता के प्रतीक बने। भारत के विभिन्न दलों कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अकाली दल तथा कम्युनिस्ट पार्टी ने भी मुकदमे का विरोध किया तथा इनकी रिहाई की मांग की। आज़ाद हिंद फौज के बचाव के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में प्रमुख वकील भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसिफ अली, कैलाश नाथ काटजू तथा जवाहरलाल नेहरू आदि थे। ठीक है, जो आज़ाद हिंद फौज के तीनों बंदी थे उनकी केस लड़ने के लिए इतने वकील थे। कौन कौन थे? भूला भाई देसाई थे, तेज बहादुर सप्रू थे, अरुणा आसिफ अली थी, कैलाश नाथ काटजू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। सरकार ने तीनों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई। इस निर्णय के विरोध में पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई। अंततः विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवल ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को क्षमा कर दिया। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवल थे। अब देखोगे कुछ जगह पे अस्थायी सरकार बनती है। अस्थायी जो सरकार बनी उसका मुख्यालय रंगून था। मान्यता देने वाले देश जर्मनी थे, जापान थे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। वित्त अध्यक्ष देखोगे AC चटर्जी थे। प्रचार एवं प्रसारण विभाग SA अय्यर के पास था। महिला संगठन का कार्यभार लक्ष्मी सहगल संभाल रही थी। आप देखोगे आज़ाद हिंद फौज का संगठन क्या नाम था उस संगठन का? सुभाष ब्रिगेड नाम था, शहनवाज खान। गांधी ब्रिगेड नाम था, इनायत खान थे। आज़ाद ब्रिगेड गुलजार सिंह थे। नेहरू ब्रिगेड थे, GS ढिल्लों का इसका नेतृत्व कर रहे थे। रानी झांसी रेजिमेंट थी एक, लक्ष्मी सहगल इसका नेतृत्व कर रही थी। तो ये पूछता है कि जो शहनवाज खान थे आज़ाद हिंद फौज के संगठन के किस ब्रिगेड का नेतृत्व कर रहे थे? तो सुभाष ब्रिगेड। गांधी ब्रिगेड का नेतृत्व इनायत खान कर रहे थे। आज़ाद ब्रिगेड का गुलजार सिंह कर रहे थे। नेहरू ब्रिगेड का GS ढिल्लों कर रहे थे। रानी झांसी रेजिमेंट थी, रानी झांसी रेजिमेंट लक्ष्मी सहगल कर रही थी। अब देखो आगे देखोगे वेवल प्लान आता है। कौन सा प्लान? वेवल प्लान आता है। तो इसमें देखोगे कि वर्ष 1945 में ब्रिटेन में इटली की सरकार आई और वायसराय निम्नलिखितों की जगह वेवल भारत के वायसराय बनकर आए। मई 1945 तक सभी राजनीतिक नेता जेल से रिहा कर दिए गए तथा जून 1945 को वेवल ने एक योजना प्रस्तुत की जिसकी कुछ शर्तें थी। शर्तें अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन है, आपको एक बार फिर से पढ़ना चाहिए। जैसे मोटा मोटा क्वेश्चन आप देखो, जैसे अस्थायी सरकार कहाँ बनी थी? अस्थायी सरकार जो बनी थी उसमें प्रधानमंत्री कौन था? राष्ट्रपति कौन था? ठीक है, गांधी जी रेडियो प्रसारण में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के लिए क्या संबोधन किया? कभी कभी आपसे वो पूरा वाक्य दे देगा और पूछेगा ये वाक्य किसके हैं, तो आपको बताना होगा गांधी जी के लिए वाक्य किसने कहा था। ये सब है क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद फौज के तीनों सिपाहियों का नाम लिखना। शहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लों। इस तरीके से आप देखोगे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये पूरा ही टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने सिर्फ एक टॉपिक लिया इसमें। थैंक यू, बाय, गुड।